हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, जहां हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट 2 को। हमने साइंस सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हम एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, दैट इज़ न्यूट्रिशन, और सेकंड हमने स्टार्ट किया था डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का फर्स्ट पार्ट की वीडियो आ चुकी है और यह है सेकंड पार्ट जिसमें हम आगे के फर्दर पार्ट्स को डिस्क्राइब करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या क्या देखा था? फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था, एक जीआई ट्रैक्ट और एक असेसरी ग्लैंड्स जो हैं, जो भी हमारी डाइजेशन में हेल्प करती हैं। अब एलिमेंट्री कैनाल या जीआई ट्रैक्ट जो हमारा, उसके कौन से पार्ट्स होते हैं ये हमने फर्स्ट पार्ट में भी डिस्कस किए थे। कौन से पार्ट होते हैं? माउथ, ओरल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस, जिसमें से हम माउथ और ईसोफेगस को कंप्लीट कर चुके हैं हमारी फर्स्ट वीडियो में। नाउ मूव टू फर्दर पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जिनको हम अभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था इंजेक्शन ऑफ फूड। इंजेक्शन ऑफ फूड में हम क्या करते हैं? इनटेक ऑफ फूड इनटू माउथ, जहाँ से हम टीथ और टंग की हेल्प से क्या करते हैं, उसकी मैस्टिकेशन और चर्निंग करते हैं। सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा सिक्रीट करती हैं और फाइनली उस फूड को कन्वर्ट करती हैं बोलस के अंदर, और वो बोलस फिर एंटर करता है हमारी ईसोफेगस के अंदर। हमने पहले वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जो हमारा रेस्पिरेटरी और जीआई ट्रैक्ट है उसके बीच में एक वाल्व प्रेजेंट होती है जो हमारे फूड को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर होने से बचाती है। उस वाल्व का नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में लिखना। अगर हम बात करें अब आगे हमारे फर्दर पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की, तो ईसोफेगस से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती हैं जिसके थ्रू क्या होता है, जो बोलस की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका होता है फूड, वो एंटर करता है स्टमक के अंदर। और स्टमक और ईसोफेगस का जो कनेक्शन होता है, लास्ट पार्ट ऑफ ईसोफेगस एंड फर्स्ट पार्ट ऑफ स्टमक, जो माउथ ऑफ स्टमक होता है, वहाँ पे एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ईसोफेजियल स्फिंक्टर। एक टाइट मसल होता है जो क्या काम करता है? स्टमक के एसिड को ईसोफेगस में एंटर होने से रोकता है। स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट होते हैं जिसकी पीएच काफ़ी लो होती है, एसिडिक पीएच का वो होता है, और वो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। फूड का वहाँ पे केमिकल डाइजेशन होता है। लेकिन अगर वो एसिड हमारी ईसोफेगस में आ जाए तो क्या कर सकता है? एसिडिटी कॉज कर सकता है, वॉमिटिंग के टाइम पे आ भी जाता है, ये हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो उसको प्रिवेंट कौन करता है? ईसोफेजियल स्फिंक्टर। अब यहाँ तक हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके थे कि फूड हमारा बॉलिस की फॉर्म में कन्वर्ट हुआ और स्टमक के अंदर एंटर कर जाता है। अब स्टमक के अंदर एंटर करने के बाद उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, स्टमक का क्या क्या काम होता है और स्टमक क्या होता है, लेट्स एक्सप्लेन। स्टमक होता है हमारा एक बिग मस्कुलर पाउच जिसका क्या काम होता है? बोलस के अंदर गैस्ट्रिक जूसेस को मिक्स करवाना, और म्यूकस, एंजाइम और एसिड उसके अंदर प्रेजेंट होता है। जब हम बोल रहे हैं गैस्ट्रिक जूसेस, किस चीज़ का मिक्सचर होता है? वो एसिड, म्यूकस एंड एंजाइम्स का। जो स्टमक है वो पाउच की तरह तो होता है लेकिन उसके अंदर बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं, दैट मीन्स इट इज़ एक्सटेंडेबल। ये अपना साइज बढ़ा सकता है। कई बार अगर हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं, वी फील ब्लोटेड, ऐसा फील होता है ना, ब्लोटिंग हो गई है, तो उस टाइम पे क्या होता है, जो स्टमक है हमारा वो अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा भी अपने अंदर फूड को ले सकता है। ये फोल्ड्स हैं, अनफोल्ड हो जाते हैं और साइज ऑफ स्टमक इंक्रीज हो जाता है। अगर बात करें हम कंपोनेंट ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस की, रिमेंबर गैस्ट्रिक जो वर्ड है वो हमेशा स्टमक के लिए यूज़ होता है। गैस्ट्रिक वर्ड आप कई जगह सुनोगे, तो इसको याद रखना है। गैस्ट्रिक वर्ड जहाँ भी होता है इट इज़ यूज्ड फॉर स्टमक। लाइक गैस्ट्रिक अल्सर आप कई बार सुनते हो, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अल्सर क्या होते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर क्या होते हैं। गैस्ट्रिक मतलब स्टमक से रिलेटेड है वो चीज़। गैस्ट्रिक जूस हम बोलते किसको हैं? स्टमक के अंदर सिक्रीट होने वाले जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम, म्यूकस और एसिड का कॉम्बिनेशन होता है उसको ही हम बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। अब अलग अलग कंपोनेंट्स का क्या क्या काम होता है, लेट्स सी। फर्स्ट है एसिड। गैस्ट्रिक जूस में मेनली 3 चीज़ें होती हैं। फर्स्ट होता है एसिड। एसिड कौन सा? HCl। ये हमने मिनरल्स में भी डिस्कस किया था। HCl का क्या काम होता है? जो भी हमारे एंजाइम होते हैं गैस्ट्रिक जूस के अंदर, अभी हम आगे डिस्कस भी करने वाले हैं कौन से एंजाइम होते हैं कौन से नहीं, उनको एक्टिवेट करने के लिए, जैसे ही खाना हमारा स्टमक में एंटर करता है तो उसके ब्रेकडाउन के लिए कुछ एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है, और उन एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए पीएच क्या चाहिए? एसिडिक होनी चाहिए। और एसिडिक पीएच को मेंटेन कौन करता है? ये एसिड HCl। एक तो
पीएच को मेंटेन करता है और एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। और क्या काम होता है इसका, जो भी बैक्टीरिया वायरसेस अगर फूड के साथ हम इंजेस्ट कर जाते हैं, बाय चांस अगर वो हमारे स्टमक में चले जाते हैं तो उसको किल करने का भी काम करता है। कई बार ऐसा होता है कि हम इन्फेक्टेड फूड कंज्यूम कर लेते हैं। कुछ लोगों का हम बोलते हैं कि इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है, कुछ की नहीं होती है, ज़रा सा भी कुछ बाहर का खाया बीमार हो जाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो डाइजेस्ट कर जाते हैं, उनकी कुछ तो इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होती है। और कई बार क्या होता है कि हम इन्फेक्टेड फूड खाने के बाद भी बचे कैसे रह जाते हैं, क्योंकि जो HCl है वो क्या करता है, जो भी वायरसेस बैक्टीरिया हमारे खाने में प्रेजेंट होते हैं उसको किल कर देता है। मैक्सिमम हद तक वहाँ पे वो ख़त्म हो जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें एंजाइम्स की, एंजाइम कौन से सिक्रीट होते हैं हमारे गैस्ट्रिक जूस के अंदर, एंजाइम मेनली होता है पेप्सिन। पूछा भी जाता है गैस्ट्रिक जूस में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, दैट इज पेप्सिन। उसका काम क्या होता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। प्रोटीन का और लिपिड्स का मेनली ब्रेकडाउन होता है हमारे स्टमक के अंदर। अगर पूछा जाता है कि डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट फ्रॉम वेयर, फ्रॉम स्टमक, एंड ऑल्सो डाइजेशन ऑफ लिपिड स्टार्ट फ्रॉम वेयर, इट्स ऑल्सो फ्रॉम स्टमक। कार्बोहाइड्रेट का हमने किया था, हमारे माउथ से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। अमाइलेज हमारे सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट करती हैं, तो माउथ से कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। और प्रोटीन और लिपिड्स का डाइजेशन स्टार्ट होता है हमारे स्टमक के अंदर से विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पेप्सिन एंड लाइपेज। पेप्सिन को एक्टिव करने के लिए, पेप्सिन को एक्टिवेट करने के लिए एसिड का होना ज़रूरी होता है। HCl उस पेप्सिन के ही एक्टिवेशन के लिए होता है। लास्ट अगर हम बात करें थर्ड कंपोनेंट ऑफ गैस्ट्रिक जूस, दैट इज म्यूकस। म्यूकस क्या होता है, म्यूकस एक प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर्म करता है। म्यूकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम बीइंग ईटन अवे बाय द एसिड। इसका मतलब क्या है, एसिड सिक्रीट हो रहा है, बहुत ज़्यादा एसिडिक पीएच होती है स्टमक की। अब अगर हमारी स्किन पे कोई भी एसिड गिर जाता है तो क्या होता है, वो जल जाती है। तो जब हमारे स्टमक के अंदर इतना स्ट्रॉन्ग एसिड प्रेजेंट है कि 3 to 4 वो पीएच को मेंटेन करके रख रहा है, तो ऐसा क्यों नहीं होता कि हमारा स्टमक ही उसके अंदर घुल जाए, वो स्टमक की ही अंदर की लाइनिंग को जला नहीं देगा। इतना ज़्यादा अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो क्यों नहीं जलती है, कैसे बची रहती है, वो सिर्फ फूड पे ही क्यों एक्ट करती है, क्योंकि जैसे ही गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट होते हैं उसके अंदर म्यूकस भी प्रेजेंट होता है। और म्यूकस क्या करता है, पूरे स्टमक की अंदर की वॉल पे एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना देता है, एक लेयर बना देता है। और वो लेयर क्या करती है, हमारी स्टमक की वॉल को बचाती है, जिसकी वजह से एसिड उस पर एक्ट नहीं कर पाता, एसिड से वो बचा रहता है। तो म्यूकस का मेन काम क्या होता है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना और हमारी स्टमक की वॉल को बचाना एसिड से। तो क्या स्टमक सिर्फ डाइजेस्ट करने का काम करता है या मैकेनिकल ब्रेकडाउन का काम करता है? नहीं, स्टमक के अंदर फूड का ब्रेकडाउन भी होता है और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका अब्जॉर्प्शन भी होता है स्टमक के अंदर। अगर आपसे पूछा जाता है कि स्टमक के अंदर अब्जॉर्प्शन होता है या नहीं होता है, तो येस, इट ऑल्सो अब्जॉर्ब सम ऑफ मटीरियल लाइक सम मेडिसिन्स। एग्जाम्पल है एस्पिरिन। जो एस्पिरिन हम कंज्यूम करते हैं वो क्या होती है, स्टमक के अंदर ही अब्जॉर्ब हो जाती है। एस्पिरिन का क्या फंक्शन होता है वैसे, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वाटर है वो भी स्टमक के अंदर अब्जॉर्ब होता है, और अल्कोहल है वो भी स्टमक के अंदर अब्जॉर्ब होती है। तो ये 3 चीज़ें हैं स्पेशली जो स्टमक के अंदर डायरेक्टली अब्जॉर्ब हो जाती हैं, लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन तक नहीं पहुंचती हैं, स्टमक के अंदर ही अब्जॉर्ब हो जाती हैं। नेक्स्ट, अब जो भी फूड हमने कंज्यूम किया वो गैस्ट्रिक जूसेस के साथ मिक्स हुआ स्टमक में आके, कुछ उसका मैकेनिकल केमिकल ब्रेकडाउन हुआ, तो जब वो फाइनली गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स हो चुका है तो उसको क्या बोलते हैं। जैसे माउथ में सलाइवा के साथ मिक्स होने पे हम उसको बोल रहे थे बोलस, ऐसे ही जब फूड गैस्ट्रिक जूसेस के साथ मिक्स हो जाता है तब उसको बोलते हैं काइम। और ये काइम अब आगे कहाँ जाएगा, ये एंटर करेगा हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन का भी कौन से पार्ट में, ड्यूडेनम के अंदर। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी है। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट हमारे स्टमक से कनेक्टेड होता है दैट इज ड्यूडेनम, और किस स्फिंक्टर के थ्रू प्रेजेंट होता है, किस स्फिंक्टर के थ्रू वो कनेक्टेड होता है, पाइलोरिक स्फिंक्टर के थ्रू। जैसे ईसोफेजियल स्फिंक्टर था हमारी ईसोफेगस और स्टमक के कनेक्शन की जगह पे, ऐसे ही जहाँ पे हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक जुड़े होंगे वहाँ पे कौन सा स्फिंक्टर प्रेजेंट होगा, दैट इज पाइलोरिक स्फिंक्टर। और पाइलोरिक स्फिंक्टर का क्या काम होगा, काइम को स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर करवाना। तो स्टमक के इंपॉर्टेंट फंक्शंस की अगर हम बात करें, कौन से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टमक हमारी बॉडी के अंदर, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर। फर्स्ट है टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ इंजेस्टेड फूड।
जो भी काइम बनता है हमारे स्टमक के अंदर फूड और गैस्ट्रिक जूसेस के मिक्स होने से, क्या वो एकदम से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर कर जाता है? नहीं, वो काफ़ी टाइम तक हमारे स्टमक के अंदर रहता है। लाइक सॉलिड्स जो हैं 1 to 4 आवर्स के लिए स्टमक के अंदर परसिस्ट करते हैं। इसी वजह से हमें भूख है, हमारे भूख लगने की जो ड्यूरेशन है वो किस पे डिपेंड करती है? जितने टाइम तक फूड हमारे स्टमक के अंदर रहता है तब तक हमें भूख महसूस नहीं होती है। जैसे ही हमारा स्टमक एम्प्टी हो जाता है तो हमें ब्रेन सिग्नल भेजना स्टार्ट कर देता है दैट यू आर हंग्री। तो ये जो स्टोरेज का काम है, फूड जो रहता है हमारे स्टमक के अंदर 1 to 4 आवर्स तक, तो वो किसका, वो भी स्टमक का एक इम्पॉर्टेंट काम है, टेम्परेरी स्टोरेज का ये काम करता है। नेक्स्ट इज मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ इंजेस्टेड फूड। जो स्टमक की वॉल है वो क्या करती है? मैकेनिकल चर्निंग भी करती है फूड की, मैकेनिकली ब्रेकडाउन भी होता है केमिकल के साथ साथ, तो फूड का ब्रेकडाउन भी इसका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। नेक्स्ट इज केमिकल डाइजेशन बाय एसिड एंड एंजाइम। अभी हमने डिस्कस किया मैकेनिकल, ऐसे ही गैस्ट्रिक जूसेस में जो एसिड है और एंजाइम है वो मिलके क्या करते हैं? केमिकल ब्रेकडाउन। फिजिकली ब्रेक हो चुका है फूड, अब केमिकली भी ब्रेक करता है स्टमक उसको और सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करता है। कैसे कैसे करता है? अभी हमने पहले डिस्कस किया था, पेप्सिन और जो लाइपेज एंजाइम हैं वो क्या करते हैं? प्रोटीन का और लिपिड का ब्रेक डाउन करवाते हैं। वो एक तरीके का केमिकल डाइजेशन है। एंड द नेक्स्ट फंक्शन इज प्रोडक्शन ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर नीडेड फॉर विटामिन B12 अब्जॉर्प्शन। जो विटामिन B12 हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है या जो भी हम फूड के थ्रू कंज्यूम करते हैं उसको अब्जॉर्ब करवाने के लिए एक इंट्रिंसिक फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। और वो इंट्रिंसिक फैक्टर कहाँ प्रोड्यूस होता है? वो हमारे स्टमक के अंदर प्रोड्यूस होता है। तो विटामिन B12 कांट बी अब्जॉर्ब विदाउट द हेल्प ऑफ स्टमक। ये भी स्टमक का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। जैसे अभी हमने स्टमक के फंक्शन याद किए, ऐसे अगर आपसे स्पेसिफिकली गैस्ट्रिक जूसेस के फंक्शन पूछे जाते हैं तो वो भी आपको याद रखने क्या क्या काम होते हैं। म्यूकस का काम होता है हमारी स्टमक की वॉल्स को, लाइंस को प्रोटेक्ट करना। HCl का काम क्या होता है? बैक्टीरिया को किल करना। और पेप्सिनोजन को एक्टिवेट कराना। और पेप्सिनोजन क्या होता है? इनएक्टिव फॉर्म होती है पेप्सिन की। तो पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में बनता है, जैसे ही वो HCl के कॉन्टैक्ट में आता है दैट इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव पेप्सिन एंजाइम दैट विल हेल्प इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन टू पेप्टाइड्स। तो स्टमक से एसिडिफाइड फूड दैट इज काइम एंटर करेगा हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी कौन से पार्ट के अंदर? स्मॉल इंटेस्टाइन के हमने डिस्कस किए थे 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या होता है? जितना भी हमारा फूड का डाइजेशन बचा है उसको कंप्लीट करना और न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करवाना। मैक्सिमम जो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अब्जॉर्ब हो जाते हैं और जितना भी बचा हुआ डाइजेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। तो सबसे पहला जो पार्ट होता है इंटेस्टाइन का, ड्यूडेनम, उसके अंदर स्टमक से धीरे धीरे फूड खाली होता रहता है। अभी हमने एक्सप्लेन भी किया था कि 1 to 4 आवर्स लगते हैं हमारे स्टमक को एम्प्टी होने में। धीरे धीरे जो एसिडिफाइड फूड है वो एंटर करता रहता है ड्यूडेनम के अंदर। तो क्या होगा? ड्यूडेनम अफेक्ट नहीं होगी उस एसिड से। जब इतना स्ट्रॉन्ग एसिड उस फूड के अंदर मिला है, काइम के अंदर प्रेजेंट है, तो हमारी इंटेस्टाइन की वॉल भी तो जल सकती है। वो कैसे बचती है? जैसे ही स्टमक से फूड एंटर करता है ड्यूडेनम के अंदर, साथ के साथ लीवर से बाइल जूस और पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस ये भी एंटर कर जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर उस पीएच को न्यूट्रल करने के लिए, ताकि वो एसिडिक पीएच हमारी इंटेस्टाइन को हार्म ना करे। एंड साथ ही साथ ये दोनों के दोनों जूसेस डाइजेशन ऑफ फूड को भी कंप्लीट कराने में हेल्प करते हैं, क्योंकि इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम। तो बाइल जूस कहाँ से सिक्रीट होगा? लीवर से। और पेनक्रियाटिक जूस पेनक्रियास से। और कहाँ एंटर करेंगे? ड्यूडेनम के अंदर। सो हाउ डज केमिकल डाइजेशन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन रियली डन? अगर हम प्रोसेस देखें, एक्चुअल प्रोसेस क्या रहता है? जैसे ही स्टमक से फूड एंटर किया तो क्या होगा? बाइल फ्रॉम द लीवर एंड द डाइजेस्टिव एंजाइम फ्रॉम द पेनक्रियाज रिलीज्ड इनटू द ड्यूडेनम। अभी हमने यहाँ पे एक चीज़ अगर आप नोटिस करो, बाइल लिखा है लीवर से और डाइजेस्टिव एंजाइम्स लिखे हैं पेनक्रियाज से। तो क्या लीवर से आने वाले बाइल जूस के अंदर कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं होते? यू हैव टू रिमेंबर दैट कि बाइल के अंदर कोई डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। उसके अंदर बाइल पिगमेंट एंड बाइल साल्ट प्रेजेंट होते हैं। ये जब हम लीवर को डिस्कस करेंगे, बाइल जूस का डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो उसके अंदर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बट नाउ यू हैव टू रिमेंबर कि जो एंजाइम्स होते हैं वो पेनक्रियाज से आते हैं और जो साल्ट होते हैं वो
बाइल जूस मतलब लीवर से आते हैं। जब ये दोनों एंटर करेंगे हमारे ड्यूडेनम के अंदर, देन दीज टू देन एक्टेड ऑन द काइम। काइम किस चीज़ को बोल रहे हैं हम? सेमी फ्लूइड मास ऑफ डाइजेस्टेड फूड एक्सपेल्ड बाय द स्टमक इनटू द ड्यूडेनम। काइम हमारा क्या है? एसिडिक फूड है जो किस फॉर्म में एंटर करेगा ड्यूडेनम में? सेमी फ्लूइड की फॉर्म में एंटर करेगा, क्योंकि उसके अंदर गैस्ट्रिक जूसेस में मिक्स हो चुके हैं, तो वो सेमी फ्लूइड की फॉर्म में ड्यूडेनम के अंदर एंटर करेगा और उधर से पेनक्रियाटिक एंजाइम और बाइल भी साथ में ड्यूडेनम के अंदर एंटर करेंगे। And then the enzyme produced by the epithelial cell lining of the duodenum catalyze the final step in the digestion of the major type of nutrients। अब ऐसा नहीं है कि एंजाइम सिर्फ पेनक्रियास से आएंगे। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, हमारी ड्यूडेनम वाला जो पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसके अंदर भी एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं कुछ एंजाइम्स को प्रोड्यूस करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को। वो क्या करेंगे? पेनक्रियाज के एंजाइम और इंटेस्टाइन के एंजाइम मिलके हमारे फूड के डाइजेशन में हेल्प करेंगे। जो भी हमारे मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं उसको स्मॉलर फॉर्म में उसका ब्रेक डाउन होगा और फाइनली जब वो स्मॉलर फॉर्म में टूट जाएंगे तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा? उनका अब्जॉर्प्शन का। बाइल का यहाँ पे क्या काम होता है? इस सारे प्रोसेस को फास्ट करवाना। जितने भी एंजाइम्स हैं हमारे पेनक्रियास से आने वाले या स्मॉल इंटेस्टाइन से आने वाले, उनको एक्टिवेट करना, प्लस जो एसिडिक पीएच है हमारी काइम की उसको न्यूट्रलाइज करना, ताकि एसिडिक पीएच हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन को हार्म ना करे। जो काइम है वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव कैसे करता है? एज वी डिस्कस्ड बिफोर कि जितनी भी हमारी फूड की मूवमेंट होती है हमारे पूरे के पूरे जीआई ट्रैक्ट के अंदर, दैट इज़ थ्रू पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती हैं। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट होते हैं हमारे मसल जीआई ट्रैक्ट के और वो आगे की तरफ पुश करते हैं हमारे फूड को। तो जैसे ईसोफेगस के अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रही थी, ऐसे ही हमारी पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू ही हमारा फूड आगे से आगे मूव करता है। प्लस इंटेस्टाइन में एक और प्रोसेस होता है मूवमेंट का, विलाई जो है वो भी आगे की तरफ पुश करती हैं। विलस का स्ट्रक्चर हम देखेंगे आगे क्या होता है, एब्जॉर्प्शन भी उसी के थ्रू होता है। तो ये दो तरीके के मोशन की हेल्प से हमारा फूड आगे की तरफ मूव करता रहता है और डाइजेस्टिव एंजाइम्स के कांटेक्ट में आता रहता है। अगर हम बात करें कि कौन सी फॉर्म हमारी फूड की किस तरीके की सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होगी विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, तो अगर कार्बोहाइड्रेट की बात अगर हम करें, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होने के बाद किस फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं? मोनोसैकेराइड्स के अंदर या सिंपल शुगर्स के अंदर। इफ़ यू कैन रिकॉल कि कार्बोहाइड्रेट जब हमने पढ़े थे कि मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट हम किस फॉर्म में कंज्यूम करते हैं, डाइसैकेराइड्स या फिर पॉलीसैकेराइड्स के फॉर्म के में। पॉलीसैकेराइड मीन्स मेनली स्टार्च होता है हमारे फूड के अंदर, डाइट के अंदर। और शुगर के फॉर्म में अगर हम देखें, स्वीटनेस अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं, स्वीट को किसी भी फॉर्म में फूड को कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो होता है डाइसैकेराइड। और जब उस पर डाइजेस्टिव एंजाइम एक्ट करेंगे तो किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? मोनोसैकेराइड, सिंपल शुगर के अंदर। एंड फाइनल जो फॉर्म होती है मोनोसैकेराइड की, दैट इज़ ग्लूकोज, जो हमारी बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब होती है। ऐसे ही जो प्रोटीन्स हैं वो किस में कन्वर्ट होंगे? अमीनो एसिड के अंदर। प्रोटीन्स का भी हमने स्ट्रक्चर देखा था कि प्रोटीन्स क्या होते हैं, डिफरेंट अमीनो एसिड मिलके पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। वो पॉलीपेप्टाइड की फॉर्म में, डाईपेप्टाइड की फॉर्म में पहले टूटेंगे। प्रोटीन पे जब कोई भी प्रोटीएज एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम, जो भी प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने वाले एंजाइम होते हैं, एक्ट करते हैं, तो वो किस में इसको कन्वर्ट करते हैं? सबसे पहले प्रोटीन ब्रेक डाउन होता है हमारा पॉलीपेप्टाइड के अंदर, पॉलीपेप्टाइड से डाईपेप्टाइड के अंदर। पॉली मीन्स मैनी, बहुत सारे पेप्टाइड के अंदर वो टूटता है, बहुत सारे पेप्टाइड की चेन के अंदर। फिर उसमें से भी फर्दर वो दो पेप्टाइड में टूटना स्टार्ट हो जाता है। दो पेप्टाइड भी फाइनली किस में जाकर कन्वर्ट होते हैं? अमीनो एसिड की फॉर्म में। दैट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन जो हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब हो सकती है। नेक्स्ट जो फैट्स होंगी, फैट्स भी हमने पढ़ी थी कि किस किस से मिलके बनी होती हैं? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से वो बनी होती हैं। तो फैट्स भी फाइनली किस में कन्वर्ट होंगी? फैटी एसिड्स और मोनोअसाइल ग्लिसरॉल के अंदर। तो ये वो सारी सिंपलर फॉर्म हैं जो हमारी बॉडी के अंदर, सेल्स के अंदर अब्जॉर्ब हो सकती है। मतलब जो हमने बेसिक यूनिट्स की थी न्यूट्रिएंट्स की, कि वो किस किस चीज़ से मिलके बने होते हैं, हमारी बॉडी में जाने के बाद डाइजेस्टिव एंजाइम उनको उसी सिंपलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं एंड दैट कैन बी अब्जॉर्ब्ड बाय द सेल्स ऑफ आवर बॉडी। अदरवाइज जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है वो ऐसे ही पड़ी रहती है, वो डायरेक्टली अब्जॉर्ब नहीं हो सकती। उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ही चाहिए होते हैं हमारे
डाइजेस्टिव एंजाइम्स, और डाइजेस्टिव एंजाइम्स को एक्टिवेट करने के लिए अलग अलग हमारे जूसेस एक्ट करते हैं, अलग अलग सॉल्ट, अलग अलग उसके अंदर सिक्रीशंस प्रेजेंट होते हैं जो उनको एक्टिवेट करते हैं, और एक्टिवेट होने के बाद न्यूट्रिएंट्स विल बी डाइजेस्टेड एंड absorbed. Though it's not so important from the exam point of view, but if you can remember, there are also some nerves and hormones that regulate the digestion. अगर हम बात करें कि सिर्फ हमारे डाइजेस्टिव जूसेस ही हेल्प करते हैं, नहीं, हमारी कुछ नर्व्स और हॉर्मोन्स भी हैं जो डाइजेशन में हेल्प करती हैं. इनमें से ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं, एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, बट इफ़ यू कैन रिमेंबर तो इनमें से आप याद रख सकते हो. फर्स्ट है सिक्रीशन ऑफ अदर डाइजेस्टिव जूसेस इज रेगुलेटेड बाय द नर्व्स एंड हॉर्मोन्स, दीज आर कॉल्ड एज द एंट्रिक नर्वस सिस्टम. जो भी नर्व्स और हॉर्मोन्स हमारे डाइजेशन को कंट्रोल करते हैं, वो नर्व्स कौन से नर्वस सिस्टम के अंदर काउंट हम करते हैं? एंट्रिक नर्वस सिस्टम के अंदर उसको काउंट करते हैं. कंटिन्यू टू रेगुलेट मैनी मोटर एंड सिक्रीटरी एक्टिविटीज ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इवन इफ द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स टू दीज ऑर्गन्स आर कट. अब ये क्या होते हैं? सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, ये सब कुछ हम नर्वस सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे. अगर हम सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स को कट भी कर दें हमारी बॉडी से, उन ऑर्गन से काट दें, तो भी ये हमारी बॉडी के डाइजेशन में, डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करती हैं. उनको सिग्नलिंग पास होती रहती है थ्रू हॉर्मोन्स. सेवरल हार्मोन कौन से हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं डाइजेशन में? फर्स्ट इज गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, कोलेसिस्टोकाइनिन, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड. ये वो हार्मोन्स हैं जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं. इन सब हार्मोन्स के अगर हम सोर्सेज, टारगेट, इशू और एक्शंस की अगर बात करें तो वन बाय वन हम देखते हैं. गैस्ट्रिन जो हार्मोन है, गैस्ट्रिन हार्मोन कहाँ से सिक्रीट होता है? हमारे स्टमक से. स्टमक की जो म्यूकोजा वाली लेयर होती है वहाँ से सिक्रीट होता है गैस्ट्रिन हार्मोन. और एक्ट कहाँ करता है? ये स्टमक की ही गैस्ट्रिक ग्लैंड में एक्ट करता है. काम क्या होता है इसका? इट स्टिमुलेट द गैस्ट्रिक ग्लैंड टू सिक्रीट द पेप्सिनोजन. अगर हम देखें कि प्रोटीन के डाइजेशन में, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में कौन कराता है? पेप्सिन एंजाइम करवाता है. तो पेप्सिन एंजाइम क्या पेप्सिन की फॉर्म में सिक्रीट होता है? नहीं, पेप्सिन एंजाइम सबसे पहले पेप्सिनोजन की फॉर्म में सिक्रीट होता है, फिर HCl उसको पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट करता है. तो ये सारा का सारा जो प्रोसेस है पेप्सिन के एक्ट करने का, ये स्टार्ट कहाँ से होता है? इसको कौन स्टिमुलेट करता है? गैस्ट्रिन हार्मोन. सेकेंड अगर हम बात करें सिक्रेटिन की, सिक्रेटिन जो हार्मोन है ये कहाँ से सिक्रीट होता है? क्या इसका सोर्स है? ये ड्यूडेनम के म्यूकोजा से. इंटेस्टाइन अभी हमने पढ़ी, इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, दैट इज ड्यूडेनम. तो ड्यूडेनम की जो म्यूकोजल लेयर होती है वहाँ से सिक्रीट होता है एक हार्मोन, दैट इज नोन एज सिक्रेटिन. इसका क्या काम होता है? ये पेनक्रियाज के और लीवर के सेल्स पे एक्ट करता है. अब हमने डिस्कस किया था कि जैसे ही स्टमक से जो फूड है वो मूव करना स्टार्ट करता है ड्यूडेनम के अंदर, तो क्या करता है? ड्यूडेनम सिग्नल भेजता है, सिक्रेटिन की फॉर्म में सिग्नल भेजता है पेनक्रियाज और लीवर के पास कि अभी एसिडिक पीएच होने लगी है ड्यूडेनम की, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए सिक्रेटिन क्या करता है? सिक्रेटिन फिर जाके एक्ट करता है पेनक्रियाज और लीवर पे. सिग्नल सिक्रीशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट स्टिमुलेट द बाइल सिक्रीशन. सबसे पहले क्या करता है? बाइल जूस को सिक्रीट करवाता है जिसके अंदर प्रेजेंट होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, और ये जैसे ही एसिड के साथ रिएक्ट करता है वहाँ की पीएच को न्यूट्रलाइज कर देता है. तो गैस्ट्रिन स्टमक से और सिक्रेटिन कहाँ से? हमारे ड्यूडेनम की म्यूकोजल लेयर से. ये आपको याद रखना है. नेक्स्ट इज कोलेसिस्टोकाइनिन. कोलेसिस्टोकाइनिन भी ड्यूडेनम से ही सिक्रीट होता है और इसका काम क्या होता है? ये पेनक्रियाज पे और गॉल ब्लैडर को सिग्नल भेजता है. गॉल ब्लैडर और पेनक्रियाज को सिग्नल क्यों भेजता है? क्या एक्शन रहता है इसका? इट स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, स्टिमुलेट द एम्प्टिंग ऑफ बाइल. अब जो लीवर है वो क्या करता है? बाइल जूस बनाता है, और बाइल जूस बनाने के बाद वो स्टोर कहाँ करके रखता है? बाइल जूस क्या लीवर के अंदर ही स्टोर होता है? नहीं, लीवर का काम होता है सिर्फ बाइल को प्रोड्यूस करना, और फिर उसको बनाने के बाद वो भेज देता है गॉल ब्लैडर के पास. गॉल ब्लैडर के अंदर सारा का सारा बाइल है वो स्टोर्ड फॉर्म में रहता है. तो कोलेसिस्टोकाइनिन क्या करता है? पेनक्रियाज के पास सिग्नल भेजेगा पेनक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करने के लिए, और गॉल ब्लैडर के पास सिग्नल भेजेगा बाइल जूस को सिक्रीट करने के लिए. आपको इन दोनों में डिफरेंस याद रखना है. सिक्रेटिन जो है वो बाइल साल्ट्स को सिक्रीट करवाता है, और कोलेसिस्टोकाइनिन जो है वो क्या करता है? गॉल ब्लैडर और पेनक्रियाज पे एक्ट करता है दोनों एंजाइम्स को सिक्रीट करवाने के लिए, वहाँ से डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रीट करवाने के लिए. नेक्स्ट इज गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड. गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड का सोर्स क्या होता है? ये भी ड्यूडेनम से ही सिक्रीट होता है हार्मोन, बट इसका टारगेट इशू क्या रहता है? स्टमक.
स्टमक को क्या करने के लिए ये टारगेट करता है? इट डिक्रीज द स्टमक चर्निंग दस शोइंग द एम्प्टिंग। जो गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड है, नाम से अब याद रख सकते हो, मैंने कहा था गैस्ट्रिक वर्ड जहाँ भी आ जाता है वो किसके लिए यूज़ होता है? स्टमक के लिए। इनहिबिटरी मतलब रोकना, पेप्टाइड मतलब एक पेप्टाइड की फॉर्म में ये होता है हार्मोन। और क्या सिग्नल देता है हमारे स्टमक को? ये स्टमक को सिग्नल देता है कि जब स्टमक धीरे धीरे उसका फूड ड्यूडेनम में खाली हो चुका है तो चर्निंग मूवमेंट होती है एक मैकेनिकल ब्रेकडाउन के लिए। जो स्टमक है वो हमारा कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट करता रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है? फिजिकल ब्रेकडाउन चलता है फूड का उसके अंदर। तो जैसे ही फूड हमारा पूरा का पूरा एम्प्टी हो चुका होता है ड्यूडेनम के अंदर, तो ये सिग्नल भेजता है स्टमक को कि अब चर्निंग मूवमेंट बंद करो, कॉन्ट्रैक्शन बंद करो, फूड पूरा का पूरा ड्यूडेनम के अंदर आ चुका है। तो ये आपको हार्मोन्स याद रखने, इनमें से सिर्फ गैस्ट्रिन है जो स्टमक से सिक्रीट होता है, बाकी 3 हार्मोन जो है सिक्रेटिन, कोलेसिस्टोकाइनिन और गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, जो कहाँ से सिक्रीट होते हैं? ड्यूडेनम के अंदर और ड्यूडेनम से। और काम क्या होता है इनका? 2 तो होते हैं जो लीवर और पेनक्रियाज को और गॉल ब्लैडर को, इनको एक्टिवेट करवाते हैं, और एक है जो स्टमक की एक्टिविटी को स्टॉप करता है कि आफ्टर डाइजेशन ऑफ फूड नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा? नेक्स्ट प्रोसेस होता है हमारा अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन क्या होता है? अब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाय विच सब्सटेंसेस आर टेकन इन बाय द सेल्स ऑफ द फूड ट्यूब। जितना भी हमारा जो फूड है वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। किस किस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है? डाइजेस्टेड फूड इन द फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड्स, सिंपल शुगर, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, इसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका होता है आफ्टर डाइजेशन। तो इस सारे सिंपलर फॉर्म को जितने भी हमारे जीआई ट्रैक्ट के स्मॉल इंटेस्टाइन के सेल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? इनटेक कर लेते हैं, अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेते हैं और आगे फर्दर उसको प्रोसेस करते हैं। होता मेनली कौन से पार्ट से है ये? विलाई एक स्पेशल पार्ट होता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का जो कि अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। अगर आप स्ट्रक्चर देखो विलाई का, या सिंगल को हम विलस बोलते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है? बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं। तो विलाई क्या करती है? फूड को अब्जॉर्ब करती है, सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड को अब्जॉर्ब करती है, और इस ब्लड वेसल के अंदर मेन जो ब्लड स्ट्रीम है हमारी उसके अंदर एंटर करवा देती है। ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर होने के बाद फूड क्या होता है? डिफरेंट पार्ट्स तक सर्कुलेट होता है। जिस भी बॉडी पार्ट को जिस भी न्यूट्रिएंट की जितनी रिक्वायरमेंट होती है वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू सर्कुलेट होता रहता है और डिफरेंट पार्ट तक पहुंचता रहता है। So if you see the process of absorption, what it will be like, most of the digested food diffuse into capillaries and reach the blood, while fatty acid and glycerol diffuse to the lacteals and reach another circulating fluid called lymph। अभी हमने विलाय का जो स्ट्रक्चर देखा था उसके अंदर क्या था? ब्लड कैपिलरीज प्लस लिम्फ कैपिलरीज भी प्रेजेंट थी। जो हमारा फूड है, मैक्सिमम फूड किस में एंटर करता है? ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर करता है, ब्लड वाली कैपिलरीज के अंदर एंटर करता है। लेकिन जो फैटी एसिड्स हैं, फैट डिफ्यूज होने के बाद हमारी वाटर में डिसॉल्व नहीं हो सकती, क्योंकि ब्लड के अंदर क्या होता है? 90% ऑफ वाटर होता है, तो वाटर में वो मिक्स नहीं हो सकती फैट, इसीलिए वो किस में एंटर करती हैं? हमारे लिम्फ वेसल्स के अंदर एंटर करती हैं, लैक्टियल्स के अंदर एंटर करती हैं, और लिम्फ वेसल्स जो हैं उसको डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाता है। थ्रू डिफ्यूजन डाइजेस्टेड फूड रीचेज द ब्लड एंड लिम्फ एंड अंडरगो अ प्रोसेस कॉल्ड द सर्कुलेशन। डिफ्यूजन के थ्रू एंटर करता है। डिफ्यूजन क्या प्रोसेस होता है? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना। मतलब जो हमारी गट के अंदर अभी डाइजेस्टेड फूड पड़ा है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में है और ब्लड के अंदर है नहीं, तो धीरे धीरे क्या होगा? हायर कंसंट्रेशन से वो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, मतलब जहाँ पे नहीं है फूड उस तरफ वो सरकना स्टार्ट हो जाता है। और वहाँ पे एंटर करने के बाद, मतलब हमारे ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स के अंदर एंटर करने के बाद वो सर्कुलेशन में एंटर कर जाता है। एंड द सर्कुलेटिंग फ्लूइड डिस्ट्रीब्यूट द डाइजेस्टेड फूड टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। जब ये फूड सर्कुलेट करता है, ये किसी भी सर्कुलेशन के प्रोसेस में सर्कुलेट करता है, ब्लड के थ्रू या लिम्फ के थ्रू, क्या होता है? अलग अलग पार्ट्स तक जाता है हमारी बॉडी के, और वहाँ पे डिफरेंट सेल्स में फिर से डिफ्यूजन के थ्रू अब्जॉर्ब होता है, एनर्जी प्रोड्यूस करवाता है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा? जो फूड अब्जॉर्ब हो चुका है, न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब हो चुके हैं, उसके अलावा क्या बचेगा? फाइबर्स बचेंगे, अनडाइजेस्टेड मटेरियल बचेगा। तो अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो कहाँ पे जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन के पास। ऑल्दो जो लार्ज इंटेस्टाइन है हमारी लेंथ में शॉर्टर होती है, बट फिर भी हम उसको लार्ज क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसका डायमीटर ज़्यादा होता है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी होती है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ होती है हमारी अप्रॉक्सीमेटली 1.3 मीटर या
4 फीट के अराउंड इसकी लेंथ होती है। और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या काम होता है? मेनली एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, जितना भी हमारा अनडाइजेस्टेड फूड बचा हुआ है उसमें से वाटर को अब्जॉर्ब करने का काम होता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का, और वेस्ट को फिर वो आगे पास कर देती है। लार्ज इंटेस्टाइन के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये 3 पार्ट्स होते हैं इसके, सिकम, कोलोन एंड रेक्टम। जो सिकम होता है उसी के पास प्रेजेंट होती है हमारी अपेंडिक्स, और 3 पार्ट्स में हम कोलोन को भी डिवाइड करते हैं, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन एंड डिसेंडिंग कोलोन। एंड आफ्टर दैट रेक्टम इज द पार्ट वेयर द अनडाइजेस्टेड फूड इज स्टोर्ड टेम्परेरली। बिफोर इजेशन जो भी हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है स्टूल की फॉर्म में टेम्परेरली स्टोर रहता है, तो वो कौन से पार्ट के अंदर रहता है? रेक्टम के अंदर। तो ये आपको याद रखने हैं कि हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के मेनली 3 पार्ट होते हैं, सिकम, कोलोन एंड रेक्टम। सिकम में भी जो स्मॉल पार्ट होता है वो जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ जुड़ा होता है। उसके बाद सबसे बड़ा जो पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, दैट इज़ कोलोन। असेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग कोलोन होती है ये। और उसके बाद टेम्परेरली स्टोर करने के लिए हमारे अनडाइजेस्टेड फूड को, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं हमारे स्टूल को, दैट इज़ रेक्टम। And that's how food is digested through our GI tract and finally it is digested through the anus। ये हुआ हमारा कंप्लीट GI ट्रैक्ट। एक ओपनिंग से हमने स्टार्ट किया था, दैट इज माउथ। माउथ से फूड एंटर करता है एंड देन ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और फाइनली एनस के थ्रू वो इजेस्ट हो जाता है। हम अपना GI ट्रैक्ट आज की वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। कौन से पार्ट्स हैं, कैसे वो हमारे डाइजेशन का कौन सा प्रोसेस कौन से पार्ट में कंप्लीट होता है। आगे हमें डिस्कस करना है, जैसे आज हमने डिस्कस किया लीवर और पेनक्रियाज से कुछ जूसेस सिक्रीट होते हैं, ऐसे ही हमारे जो एसेसरी ग्लैंड्स हैं उनका क्या काम होता है, कौन से सिक्रीशंस होते हैं और किस तरीके से वो कंट्रोल होती हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो इस डाइजेशन के चैप्टर को कंप्लीट देखने के लिए, इसके बचे हुए पार्ट को देखने के लिए सीरीज़ को फॉलो करें।